तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसके क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, यूज़ तो बहुत जगह कर सकते हैं, आपके कोर्स में क्या है वो हम लोग को जानना है। ठीक, तो पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या यूजेस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन के क्या उपयोग हैं। तो सबसे पहले इसमें आने से पहले हम लोग दो चीज़ें सीख लेते हैं। एक तो किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर माने वो वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन बताता है किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में। और जनरली हम लोग दूसरा ये पॉइंट ओरिजिन मान लेते हैं कि हम किसी पॉइंट की पोजीशन बताते हैं कहाँ से, ओरिजिन से। पर ये कभी कभी ओरिजिन के अलावा भी कोई दूसरा पॉइंट हो सकता है। ठीक, तो किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं ये देखते हैं हम लोग जरा। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट A, B, C है। तो इसका ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो पॉइंट की पोजीशन बताता है। पोजीशन वेक्टर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, स्थित सदिश। सदिश माने वेक्टर, तो वो सदिश जो पॉइंट की स्थित बताए कि ये पॉइंट कहाँ पर है। अभी तक हम लोग किसी पॉइंट की स्थित या उसकी पोजीशन कैसे बताते हैं, कोऑर्डिनेट से। तो वही मैंने बताया, एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट A, B, C है। ठीक, तो आप जानते हैं इसका x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट b और z कोऑर्डिनेट c है। तो इसका ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर होगा तो इसको ओरिजिन से मिलाइए पॉइंट p को। पॉइंट p को ओरिजिन से हम लोगों ने मिलाया और पॉइंट p की ओर एरो लगा दिया। तो ये जो r वेक्टर है ये पॉइंट p की पोजीशन बता रहा है। ये एरो पॉइंट p की पोजीशन बता रहा है कहाँ से, ओरिजिन से। ठीक, तो इसे हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर या इसे बोलते हैं स्थित सदिश। और पोजीशन वेक्टर लिखना, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखना बहुत सरल है। बस करना क्या है, उसके x कोऑर्डिनेट में i कैप से, y कोऑर्डिनेट में j कैप से और z कोऑर्डिनेट में k कैप से मल्टीप्लाई करिए। x कोऑर्डिनेट में i कैप से, y कोऑर्डिनेट में j कैप से और z कोऑर्डिनेट में k कैप से मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ दीजिए। जैसे पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर r है तो ये r वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, x कोऑर्डिनेट इसका कौन है, पॉइंट P का A, तो A में हमने i कैप से मल्टीप्लाई किया। y कोऑर्डिनेट कौन है B, उसमें j कैप से और z कोऑर्डिनेट में k कैप से और तीनों को ऐड कर दिया। बस ये आपका पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हो गया। यानी जो r वेक्टर आपने बनाया इसकी वैल्यू ये होगी ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर लिखना सरल है। पर इसको हम थोड़ा और जनरलाइज करें अगर, तो देखिए वैसे तो ये सफिशिएंट है कि जैसे मैंने आपसे बोला किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5, 4, 3 है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 5 i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। बस हो गया, पोजीशन वेक्टर निकालना सीख गए। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम लोग एक लो लाइन और बढ़ा दें तो इससे आपके कुछ काम और आसान हो जाएंगे। जैसे r वेक्टर इक्वल टू ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप है तो इसको क्या ऐसे लिखा जा सकता है, a माइनस 0 i कैप प्लस b माइनस 0 j कैप प्लस c माइनस 0 k कैप। बोलिए लिख सकते, a माइनस 0 क्या हो जाएगा, a ही तो हो जाएगा ना, b माइनस 0 क्या हो जाएगा b और c माइनस 0 क्या हो जाएगा c। ये 0, 0, 0 क्या है, अगर आप देखिए तो ये जो ओरिजिन है जहाँ से हम इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट है कि नहीं भाई, ओरिजिन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0, 0। तो अगर हम देखें तो इस वेक्टर r की वैल्यू लिखने का एक मेथड ये निकल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, अगर वेक्टर r की वैल्यू लिखनी है तो इसका जो हेड पॉइंट है, इसका जो टिप है उसके x कोऑर्डिनेट में से टेल पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या करिए, माइनस करिए और i कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब चूंकि जब हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 ही होते हैं, इसलिए अगर हम हेड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से टेल पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ना भी माइनस करें, भाई a में से 0 घटाओगे तो a ही तो आएगा। तो लोग फिर इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस नहीं करते बल्कि सीधे देखा हम कहाँ से निकाल रहे हैं, ओरिजिन से निकाल रहे हैं। तो जानते हैं इसमें से 0, इसमें से 0, इसमें 0 घटाने कोई मतलब ही नहीं, तो सीधे वो इसमें i कैप, इसमें j कैप और इसमें k कैप से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। डायरेक्ट हम भी यही करेंगे
लेकिन एक मेथड ये सीखिए कि कभी भी कोई वेक्टर बना हो, ठीक, और उसके हेड पॉइंट और टेल पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो, तो उस वेक्टर की वैल्यू लिखने का तरीका है हेड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट में से टेल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हटाइए, माइनस करिए, आई कैप से मल्टीप्लाई करिए, प्लस हेड पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट में से टेल पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट घटाना है और जे कैप से गुणा करना है, क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कौन होता है, जे कैप। फिर जेड कोऑर्डिनेट में से टेल पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट घटाया और के कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। ये उस वेक्टर की वैल्यू होगी, ठीक। अगर इस बेसिस पर हम इस वेक्टर की वैल्यू लिखें तो ये आया, फिर अगली लाइन में a माइनस जीरो क्या हो जाएगा, ए आई कैप, b माइनस जीरो बी जे कैप, c माइनस जीरो का सी के कैप, यही आ जाएगा। तो वास्तव में ये मेथड होता है, लेकिन जब भी ओरिजिन से निकालते हैं किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो क्या करते हैं हम लोग, फिर हमें पता है पहले से ही कि 0 0 0 है टेल पॉइंट कोऑर्डिनेट, तो घटाने की जरूरत ही नहीं होती। और मान ली कभी कोई ऐसे एक वेक्टर बना हो, हम बताएं इसके कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, -2, 3 है, और अब आपको बताना ये आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो अब आपको ये मेथड पता है अगर, तो हेड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, उसमें से टेल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमने माइनस किया और आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हेड पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट में से हम माइनस करेंगे टेल पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो कि -2 है, तो जब यहाँ -2 लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हेड पॉइंट के जेड कोऑर्डिनेट में से टेल पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट घटाया और के कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो 1 आई कैप मीन्स आई कैप, प्लस 3 + 2 क्या हो गया 5 जे कैप और प्लस के कैप। ये इस वेक्टर आर की वैल्यू आ गई। बोलिए समझ में आई बात आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी वेक्टर की वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। कोई वेक्टर क्या होगा उसकी वैल्यू नोट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो हम लोगों ने किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना सीख लिया, ओरिजिन से भी निकालना और किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना हो तब भी हमने आपको सिखाया क्या करना है, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर निकालना सीख गए, यानी स्थिर सदिश निकालना सीख गए, तो अब हम लोग सीखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना। जब कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो कोई पूछता है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ। और जूनियर क्लासों में आपने पढ़ा विस्थापन एक सदिश राशि होती है, ठीक, तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो सदिश राशि को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर से। तो चलिए देखते हैं जरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग। मान लीजिए कि एक पार्टिकल किसी पॉइंट ए पर था पहले, इस पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने मान लिया r1 है, और यहाँ से हम इसे एक दूसरे पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ले आए, ए से बी पर ले गए। तो ए से बी पर लाए हैं तो ए को बी से मिलाइए, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ कि अगर आप यहाँ से आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, विस्थापन इतना हुआ। और बी की ओर एरो लगाया, ये एरो बता रहा है कि हम ए से बी पर आए, क्योंकि अगर बी से ए पर गए होते तब भी डिस्प्लेसमेंट तो यही होता। तो ये कैसे पता लगेगा कि इधर से इधर आए या इधर से इधर आए, वो एरो बता रहा है कि हम ए से बी पर पहुँचे। तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पहले जिस पॉइंट ए पर थे उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से r1 है, और अब जिस पॉइंट बी पर पहुँच गया उसका पोजीशन वेक्टर r2 है, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस है इसकी वैल्यू क्या होगी हमें देखना है। आपने दो वेक्टरों का सबसेक्शन पढ़ा था, मैंने दो मेथड बताए थे सबसेक्शन के। उसमें एक बताया था को इनिशियल पॉइंट मेथड, जिन दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है उन्हें एक ही पॉइंट से खींच लीजिए, फिर उनके हेड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वही दोनों वेक्टर का क्या होती है, डिफरेंस होती है। तो यहाँ पर एस वेक्टर जो है वो इन दोनों वेक्टरों का क्या है, डिफरेंस है। और चूंकि इसमें एरो r2 की ओर लगा है तो एस वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो फिगर से दिखाई दे रहा है कि एस वेक्टर इक्वल टू होगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का तरीका ये हुआ, r2 क्या है, जो फाइनल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, और r1 क्या है, इनिशियल पॉइंट जो था उसका पोजीशन वेक्टर। तो s वेक्टर यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर r2 क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। लैंग्वेज फॉर्म का याद कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। क्लियर हो गई बात आपको, ठीक। यानी अंतिम बिंदु का स्थिर सदिश
माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थित सदिश। इससे हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो निकल आएगा। विस्थापन वेक्टर तो हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर निकालना सीख लिया और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी निकालना सीख लिया। ठीक, ये आपके नोट्स में दिया गया है। तो अब हम लोग आते हैं कि अदिश गुणन के क्या उपयोग हैं, इससे क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला जिस पर बेस क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए होंगे वो है वर्क निकालना। आपने छोटे से पढ़ा है कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क। आप जानते हैं फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, दोनों सदिश राशियाँ हैं। लेकिन इनका जो गुणनफल कार्य होता है, कार्य तो अदिश राशि होती है। तो कार्य अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट जो है उसका जो गुणनफल है वो अदिश है, स्केलर है, तो इसका मतलब ये उन वेक्टरों का कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। तो उसका मतलब अगर हम वर्क का फार्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वर्क का फार्मूला वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना चाहिए एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। क्रॉस नहीं लगा सकते क्योंकि हमें पता है कि इन दो वेक्टर के प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी बन रही वर्क, कार्य हमेशा अदिश राशि होती है। तो चूंकि दो वेक्टर के प्रोडक्ट से बनने वाली क्वांटिटी स्केलर है तो पक्का है कि इनका कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, कौन सा गुणन हो रहा है, अदिश गुणन हो रहा है। ठीक, इसलिए वर्क का फार्मूला वेक्टर फॉर्म में होगा W इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। और इस फार्मूले का यूज करते हैं जब हमें फोर्स वेक्टर फॉर्म में और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में दिया गया हो। अगर यहाँ A डॉट बी का फार्मूला लगाएं, देखिए यहाँ A डॉट बी का फार्मूला A डॉट बी बराबर होता है AB cos थीटा, जहाँ A वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है, V वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, थीटा उनके बीच का एंगल। तो F वेक्टर डॉट S वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इस तरह से, FS फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, जहाँ थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। आपने हाई स्कूल में इस तरह से तो नहीं पढ़ा है क्योंकि वेक्टर आपके कोर्स में नहीं था, लेकिन शायद आपको वर्क का ये फार्मूला बताया गया हो कि जब हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पर और अगर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही हुआ हो तो केवल F इंटू एस कर दो, जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हो। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स से किसी एंगल पर हो रहा है तब हम लोग ये फार्मूला लगाते थे FS cos थीटा। तो वास्तव में ये FS cos थीटा कहाँ से आया है? सही वर्क का फार्मूला ये है कि वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है और जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो FS cos थीटा आ जाता है। और इसी में दिखाई देता है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में, तो बीच का एंगल 0 हो गया, थीटा 0 रखोगे cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसीलिए उस केस में फोर्स का उस केस में वर्क का फार्मूला F इंटू एस हो जाता है। तो इससे तो आपने 9th-10th में क्वेश्चन लगाए होंगे। यहाँ पर हम लोग वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इस फार्मूले पे बेस क्वेश्चन होंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन भी हम साथ में कराते जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी है यानी एक पिंड है, उस पर एक फोर्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप लगाकर, इतने न्यूटन फोर्स लगाकर उस बॉडी को एक पॉइंट 2, 3, 4 से इस पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट 5, 4, 7 पर ले गए, जहाँ ये सारे कोऑर्डिनेट मीटर में है। तो बता रहा है कि एक बॉडी है, ठीक, एक पिंड है जिस पर ये फोर्स लगाकर उसे इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ले गए। कह रहा बताइए इस फोर्स ने कितना वर्क किया, बल द्वारा किया गया कार्य कितना, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। और वर्क डन निकालना है, देखिए क्या करेंगे। हमें वर्क डन निकालना है, हमने देखा कि फोर्स तो हमें वेक्टर फॉर्म में पता है, तो जैसे ही आपने देखा फोर्स वेक्टर फॉर्म में पता है तुरंत समझ जाइए कि अब F वेक्टर डॉट S वेक्टर लगना है। तो पहले हम S वेक्टर निकालेंगे, S वेक्टर। अब S वेक्टर निकालने के लिए देखिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप S वेक्टर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, अंतिम बिंदु है उसका पोजीशन वेक्टर, और आप इससे इस पर आए तो अंतिम बिंदु ये है। तो अगर आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो उसका पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे। अभी बताया था किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर ABC है तो उसका पोजीशन वेक्टर AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप होता है। S वेक्टर का ये फॉर्मूला होता है ना, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो R2 क्या होता है, अंतिम बिंदु का स्थित सदिश। तो अंतिम बिंदु ये है और इसके कोऑर्डिनेट 5, 4, 7 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, जो अभी सिखाया देखिए उसका यूज हो रहा है। माइनस R1 क्या होता है, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो जो इनिशियल पॉइंट है उसके भी कोऑर्डिनेट पता है 2, 3, 4, तो इसका पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। कोऑर्डिनेट दिए थे उससे पोजीशन वेक्टर लिख लिया, और फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर घटाएंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा।
अब देखिए 5i कैप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2i कैप हो जाएगा, तो 5i कैप -2i कैप यानी 3i कैप। 4j कैप -3j कैप, ये भी माइनस हो जाएगा ना, तो बचेगा j कैप। 7k कैप -4k कैप, बचेगा 3k कैप। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, तो आपने ऐसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताइए। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वैसे तो आप लोग इंटरमीडिएट में ऐसे ही निकालिए, R2 - R1 करके। ठीक, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का एक और तरीका जो मैंने भी आपको बताया था, अगर पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट पर गया है तो पहले पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिलाया और फाइनल पॉइंट की ओर एरो लगाया, तो यही तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और हमें इसकी वैल्यू नोट करनी है, तो इसके हेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, टेल पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, तो एस वेक्टर इक्वल टू, देखिए हेड पॉइंट के एस कोऑर्डिनेट में टेल पॉइंट का एस कोऑर्डिनेट घटाइए, 5 - 2i कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट घटेगा 4 - 3j कैप प्लस जेड कोऑर्डिनेट में से जेड कोऑर्डिनेट गया 7 - 4k कैप, तो क्या आ गया 3i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखिए वही तो निकला। तो हम लोग पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेंगे और जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया तो आप फार्मूला लगा देंगे, W जो होता है वो F वेक्टर और S वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ F वेक्टर की वैल्यू रखेंगे 2i कैप प्लस, सॉरी यहाँ J होगा 3j कैप प्लस 5k कैप और डॉट 3i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। लास्ट लेक्चर में दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट करना बताया था कि जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i का सिर्फ i वाले में, j का सिर्फ j वाले में और k का सिर्फ k वाले में कर लेते हैं मल्टीप्लाई। बाकी करने पर वो जीरो हो जाते हैं, पहले से पता है जीरो हो जाते हैं तो क्यों करें फालतू में। तो पहले 2i कैप का 3i कैप में, तो 2 × 3 तो 6 हो गया, बाकी i डॉट i। अब इस i का j या k में डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, मैंने लास्ट टाइम पे सिखाया था। तो फिर सिर्फ j का j वाले में कर लेंगे 3j डॉट j, k का k वाले में 15k डॉट k, सिक्स प्लस 3 प्लस 15। ये क्या हो गया 6 और 3 9, 9 में 15 जोड़ लो 24 आ जाएगा, 24 जूल। क्योंकि उसने बताया था फोर्स न्यूटन में है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, तो हमें पता है कि वर्क भी फिर एमके सिस्टम में जूल में आएगा 24 जूल। अगर फोर्स हमें ना पता होता किस सिस्टम में तो हम इसके आगे लिखते हैं 24 यूनिट। 24 यूनिट में 24 मतलब इसकी कोई यूनिट होगी, लेकिन चूंकि हमें यूनिट फोर्स की नहीं पता है, डिस्प्लेसमेंट की नहीं पता है, तो हमें नहीं पता ये एमके सिस्टम निकलेगा या सीजे सिस्टम में निकलेगा, तो आगे हम केवल यूनिट लिख देते हैं। अभी हमें पता है, हमने इसमें जूल लिख दिया। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करके वर्क निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई होगी बात? इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए आप इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने इसका एक। इसके बाद में आपने पढ़ा है कि जो पावर होती है, शक्ति, तो आपने शायद जूनियर क्लासों में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि पावर का वर्क अपॉन टाइम पढ़ा है आपने, पावर का वर्क अपॉन टाइम। वर्क अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर अपॉन टी लिख सकते हैं। चलिए पावर को हम यहाँ पी से केवल दिखा दे रहे हैं। अच्छा, फोर्स एफ ऐसे ही लिख लिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय क्या होता है? वेग होता है, और आप जानते हैं कि वेग एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो पावर का फार्मूला एक ये भी बन गया,
पावर p इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। कभी कोई ऐसा न्यूमेरिकल हो सकता है जिसमें वो आपको ये बताएगा किसी बॉडी पर हमने इतना फोर्स लगाया और इस फोर्स ने उसमें इतनी वेलोसिटी प्रोड्यूस कर दी, और आपसे कहेगा बताइए कि फोर्स द्वारा डिलीवर पावर कितनी है। तो बस एफ वेक्टर और वी वेक्टर आपको आई जे के फॉर्म में दिए गए होंगे, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना, डॉट प्रोडक्ट करना भी सिखाई है, तो पावर निकल आएगी। समझ में आ गई बात। तो चूंकि मैकेनिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर इन्हीं दो फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, या तो वर्क पूछेगा या पावर पूछेगा। बाकी जब आप इंटरमीडिएट में जाएंगे इलेक्ट्रिक वगैरह पढ़ेंगे तो और भी फार्मूले होते हैं, लेकिन वो इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक। जैसे एक क्वांटिटी होती है करंट डेंसिटी, ठीक, करंट डेंसिटी एक क्वांटिटी होती है और जे से दिखाते हैं उसको, ठीक। तो किसी वायर में बहने वाली करंट आई जो होता है ये जे वेक्टर और ए वेक्टर, जे जो होता है वो कहलाता है करंट डेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं धारा घनत्व, और ये जो ए क्या है, ये उस तार के क्रॉस सेक्शन एरिया का एरिया वेक्टर है। अभी तक आप लोग ये जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होती है वो अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, पर अब आगे से जानेंगे कि एरिया जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है, और किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मतलब जैसे अगर ये कोई डिस्क है ये, ठीक है, मान लीजिए आर रेडियस की कोई डिस्क है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, माने उसका परिमाण क्या होगा, परिमाण तो इस डिस्क के एरिया के बराबर, और डिस्क का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी एरिया वेक्टर की। अगर डिस्क ऐसे है यूँ तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर की ओर भी हो सकती है और प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की ओर भी, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे ऊपर की ओर भी हो सकता है और नीचे की ओर भी हो सकता है, दो में से कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं। ये सब इंटरमीडिएट में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो नोट्स में अगर आप देखेंगे टेबल बनी होगी तो उसमें ये फार्मूला भी लिखा होगा I इक्वल टू जे डॉट ए, ठीक। ऐसे एक क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक फ्लक्स, शायद आपने फैराडे के नियम वगैरह 9-10 में पढ़े हो अगर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू बी डॉट ए, बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और ए वही कोई सा किसी मैग्नेटिक फील्ड में आपने मान ली कोई प्लेन ऐसे रख दिया, तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और उस प्लेन का एरिया वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो उस प्लेन से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक। तो लेकिन ये सब चूँकि इंटरमीडिएट के फार्मूले हैं इसलिए इन पर बेस्ड क्वेश्चन अभी यहाँ आपसे नहीं पूछे जाएंगे। हमने नोट्स में अपने टेबल बना के दे जरूर दिए, लेकिन ये पूछे नहीं जाएंगे। पूछे जाने वाला आपके पास दो ही क्वेश्चन हैं, एक जो मैंने बताया आपको वर्क निकालना, दूसरा पावर निकालना। फार्मूले आप याद कर सकते हैं चाहे तो नोट से, कोई दिक्कत किसी को। तो ये स्केलर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन हो गया, ठीक। सबकी समझ में आ गई बात अच्छे से, चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट पर एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं। हालांकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपकी बुक में तो नहीं दिए गए होंगे, लेकिन ये आगे आपके काम आएगा। मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है, ठीक, ऐसे कोई वेक्टर ए है, इधर कोई वेक्टर बी है। कोई आपसे कह दे कि वेक्टर ए आपको दिया गया आई जे के फॉर्म में, बी भी दिया गया है। कोई आपसे कह दे कि ए का वो कंपोनेंट निकालो जो बी के पैरेलल हो, और साथ ही साथ ए का वो कंपोनेंट निकालो जो बी के परपेंडिकुलर हो। यानी ए के ऐसे दो कंपोनेंट करिए जिनमें से एक बी के पैरेलल हो और दूसरा बी के परपेंडिकुलर हो। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी के पैरेलल कंपोनेंट निकालने का फार्मूला होता है, जो कंपोनेंट पैरेलल होगा, इसीलिए पी से दिखा दे रहे हैं। फार्मूला याद कर लीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। फिर जिस वेक्टर के पैरेलल कंपोनेंट निकालना है, जिसका निकालना वो नहीं, जिसके पैरेलल निकालना है। किसका निकालना है? ए का। किसके पैरेलल? बी के। जिस वेक्टर के पैरेलल निकालना है उस वेक्टर का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये पैरेलल कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला है। वेक्टर ए का बी के पैरेलल कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला ये। अच्छा, अगर बी का ए के पैरेलल निकालना होता तो यहाँ तो ए डॉट बी होता, लेकिन अब बी का कंपोनेंट निकालना है, ए के पैरेलल निकालना है, तो यहाँ ए हो जाता, नीचे मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो जाता। क्लियर हो गई बात? ठीक, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। और ऐसे अब वेक्टर ए का बी के नॉर्मल कंपोनेंट याद रखिए। नॉर्मल कंपोनेंट जब भी निकालना होगा, नॉर्मल लंबवत घटक, वेक्टर ए का बी के समांतर घटक ये है, और वेक्टर ए का वो घटक जो बी के लंबवत हो, नॉर्मल कंपोनेंट जो है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है, तो उसके लिए पहले पैरेलल कंपोनेंट निकालना पड़ता है। फिर जानिए कि वेक्टर ए के दो कंपोनेंट हमने किए, एक ऐसा जो बी के पैरेलल था, दूसरा ऐसा जो बी के नॉर्मल है यानी लंबवत है।
लेकिन हैं तो ये दोनों वेक्टर एक ही कंपोनेंट, इसलिए पक्का है कि दोनों जुड़कर वेक्टर ए बनाएंगे। तो ए वेक्टर बराबर पी प्लस एन होगा, क्योंकि एक ही ये दोनों कंपोनेंट है। तो यहाँ से एन वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर माइनस पी वेक्टर। तो ये नॉर्मल कंपोनेंट निकालने का फार्मूला हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मान लीजिए नॉर्मल कंपोनेंट निकालना है, ठीक, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, और पैरेलल कंपोनेंट निकालने के बाद में तो इस पर बेस एक क्वेश्चन ले लिया जाए। अगर हम इस पर बेस एक क्वेश्चन लें, या कर लेंगे आप लोग इस तरह का क्वेश्चन, कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी होगी। ए वेक्टर बी वेक्टर दो वेक्टर दिए गए होंगे, यहीं पे रख करके उसको सॉल्व कर लीजिए, बस खाली कर लेंगे। चलिए एक शीट बनाएंगे, उसमें इस पर बेस क्वेश्चन दे देंगे हम आपको। अभी तो केवल फॉर्मूला याद कर लीजिए। सबके समझ में आ गई बात? चलिए सर जी, इस फार्मूले का कोई डेरिवेशन ये या सीधे हम लोग याद कर लें? बेहतर तो यही है कि आप याद कर लें, ठीक है। कोई पढ़ाता नहीं, मैं ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है, मेरे ही नोट्स में लिखा भी हुआ है। लेकिन अगर आप डेरिवेशन चाहते हैं तो मैं डेरिवेशन आपको दे भी देता हूँ। चलिए देख लीजिए। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और ये एक दूसरे वेक्टर बी, जो ही नहीं, ये बी एक्स एक्सिस कहलाऊंगा, किसी भी तरफ हो सकता है। ये वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, ठीक है। और चलिए वेक्टर बी मैं थोड़ा ऐसे बना लेता हूँ, नहीं तो आप सोचोगे एक्स एक्सिस कहलाऊंगा। ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है, ठीक। और हमें ए का बी के पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए। तो मैंने आपको किसी वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करना सिखाया था कि अगर आपको वेक्टर ए का एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए और दूसरा इसके परपेंडिकुलर, तो आप ए के टेल पॉइंट से इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करिए। और अब हेड पॉइंट से हमने इधर लंब डाला, यहाँ गिरा, तो ए के टेल पॉइंट से इधर की ओर एरो खींचा, तो ये ए का वो कंपोनेंट हो गया जो बी के पैरेलल है। चलो इसको नाम दे दिया पी, और इसी हेड पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो लीजिए ये हो गया नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक। तो ये ए का वो कंपोनेंट है जो बी के पैरेलल है और ये बी के लंबवत है, ठीक। अच्छा, पैरेलल कंपोनेंट एंगल के बगल वाला है, तो आप जानते हैं इसकी वैल्यू जो होगी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक, पी, वो बराबर होगा ए कॉस थीटा के। भाई कोण के बगल वाला कॉस में होता है, मैंने बताया था। तो पैरेलल कंपोनेंट P बराबर हो जाएगा a cos थीटा। ऐसे ही n बराबर हो जाएगा a sin थीटा। n वेक्टर नहीं, n का मैग्नीट्यूड। तो P वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता है ये। तो P वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं कि P वेक्टर इक्वल टू, कोई वेक्टर कैसे ले सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो P की डायरेक्शन तो इधर है, तो P की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे दिखाएंगे, P कैप लिख दो, ठीक। तो ऐसे बताया था किसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ये लिखा है P का मैग्नीट्यूड और ये लिखा है P की डायरेक्शन। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमेशा उसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। P का मैग्नीट्यूड तो आपको ये पता है इक्वेशन 1 में, a cos थीटा लिख दिया हमने यहाँ पर। अच्छा, जो P कैप की डायरेक्शन है वही तो B कैप की डायरेक्शन है, ठीक है। देखिए P और B दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो जो P का यूनिट वेक्टर होगा वही B का यूनिट वेक्टर होगा। पर यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो P कैप का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो B कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, ठीक है। और चूंकि यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, तो P कैप क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो P वेक्टर की है, यानी इस तरफ। B कैप क्या होगा, उसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, उसकी डायरेक्शन भी तो इसी तरफ होगी जो B की है। यानी ये P कैप और B कैप दो ऐसे वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है 1 और डायरेक्शन भी सेम है। तो अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो इक्वल वेक्टर होते हैं, यानी P कैप बराबर होगा B कैप के। तो यहाँ P कैप की जगह हमने B कैप लिख दिया, क्योंकि P कैप बराबर है B कैप के। बोलिए ठीक है एकदम, कोई दिक्कत हो बताइए मुझे। सबकी समझ में आ गई बात? चलिए इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 डाला। उसके बाद
चूँकि हमें पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, यहाँ से बी को हम इधर भेज दें तो ए कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी, और ये वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 2 में रख दें। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए तो पी वेक्टर इक्वल टू, देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी इंटू बी कैप। बी कैप क्या है? वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर, और किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते। कल फार्मूला बताया था लास्ट लेक्चर में, ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो वैसे ही यहाँ पर देखें अगर, तो पी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अच्छा केवल बी लिखा है इसका मतलब क्या? बी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो हम मॉड लगा के भी लिख सकते हैं ना, वेक्टर बी का मॉड लगा दें, ये भी तो मैग्नीट्यूड हुआ। और बी कैप की जगह लिख सकते हैं वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बी कैप बराबर होगा बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी, होगा कि नहीं होगा? तो अब क्या दिखाई दे रहा है आपको? फार्मूला प्रूफ हो गया। ए का वो कंपोनेंट जो बी के पैरेलल हमने निकाला था उसकी वैल्यू क्या आ रही है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बाहर उसके बी वेक्टर और नीचे बी का मॉड इंटू बी का मॉड, यानी वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर। यही तो बताया था मैंने फार्मूला। प्रूफ हो गया कि वेक्टर ए का बी के पैरेलल कंपोनेंट ये होगा ए डॉट बी इंटू बी अपॉन मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। और नॉर्मल कंपोनेंट तो दिखाई दे रहा है कि हमने ए के ये दो कंपोनेंट किए हैं, तो ये दोनों मिलकर वेक्टर ए के बराबर होंगे। पैरेललोग्राम मेथड से समांतर चतुर्भुज से देखिए एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यही तो होगा। तो n प्लस पी इक्वल टू ए, तो यहाँ से n बराबर है ए वेक्टर माइनस पी वेक्टर, तो वो तो फिगर से ही दिखाई दे रहा है। फ्रॉम फिगर n वेक्टर प्लस पी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, तो यहाँ से n वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस पी वेक्टर, ये हो गया आपको। तो ये हम लोगों ने अपनी अपनी बात प्रूफ कर ली। नॉर्मल कंपोनेंट निकालने का फार्मूला, जिस वेक्टर कंपोनेंट कर रहे हैं उसमें से पैरेलल कंपोनेंट घटा दीजिए और पैरेलल कंपोनेंट इससे निकाल लीजिए। चाहे तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो फार्मूला मैंने बताया ये उसका डेरिवेशन है। फार्मूला तो नोट्स में लिखा हुआ है लेकिन डेरिवेशन नहीं लिखा हुआ है। डेरिवेशन मैंने बता दिया आपको। समझ में आ गई बात? ठीक, तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिया सबने अच्छे से? स्क्रीनशॉट ले लिया? तो चलिए देखते हैं हम लोग अब कि एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन के क्या उपयोग होते हैं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट जो हमने पढ़ा दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, उसके क्या उपयोग होते हैं। तो एक दो एप्लीकेशन तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, जैसे कि अगर कोई ऐसा पैरेललोग्राम है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है कि दो वेक्टर ए और बी, इसकी दो एडजेसेंट साइड्स हैं, संलग्न भुजाएं हैं, तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये इन दोनों वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के क्या होता है? बराबर होता है। और ये मैंने प्रूफ भी कराया था। तो फार्मूला अब बता रहे हैं, मतलब फार्मूला हमने पहले ही प्रूफ करा दिया था जब हमने वेक्टर प्रोडक्ट आपको पढ़ाया था, तो उस पर ये मैंने प्रूफ कराया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने कहा था तब भी कि ये जो ये मैंने न्यूमेरिकल की तरह कराया था, तो मैंने कहा था ये न्यूमेरिकल तो है ही है, लेकिन इसको आप फार्मूले की तरह याद रखिएगा कि अगर कोई दो वेक्टर ए और बी किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं, यानी किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं हैं, संलग्न मतलब जुड़ी हुई, तो उस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है। तो पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी निकालने का मैंने आपको सारणिक मेथड बताया था, उससे ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। और आप जानते हैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट खुद एक वेक्टर होता है, तो जो ए क्रॉस बी आएगा वो आई जे के फॉर्म में होगा, उसका मॉड ले लीजिए। आप जानते हैं कोई वेक्टर अगर आई जे के फॉर्म में हो तो उसका मॉड क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं अगर, इसलिए हमने आपसे कहा कि एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप
प्लस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप से रिप्रेजेंट हो रही हैं। उसे कहा कि एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो इन दो वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही हैं। आप बताइए उस पैरेललोग्राम का एरिया कितना है। तो एरिया हमें निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे एरिया? तो पहले तो हमें पता है इसका एरिया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होगा, तो पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं? सारणिक मेथड से। तो पहले डिटरमिनेंट बनाते हैं, बनाने का तरीका बताया था। तो लकीरें से खींची, ऊपर आई जे के लिखा, ए वेक्टर पहले लिखा है। तो ए में आई जे के गुणांक क्या है? 2 1 1 और बी में क्या है? 1 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आई कैप लिया। अब मैं उतना डिटेल से नहीं समझा रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में सब सिखा हूँ। ठीक, फिर इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, इसका मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन इसका मल्टीप्लाई 1। फिर अगला टर्म नेगेटिव माइनस जे कैप। इस रो को छोड़ेंगे, जे इस रो में है, और इस कॉलम को छोड़ेंगे, जे इस कॉलम में है। अब इसका मल्टीप्लाई 2 माइनस साइन इसका मल्टीप्लाई 1 प्लस के कैप। इस बार ये रो और ये कॉलम छूटेगी, इसका मल्टीप्लाई 2 इसका मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 1। समझ में आ गई बात? तो ये लीजिए मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया, ये तो 0 ही हो गया, यहाँ बचेगा 1। तो माइनस जे कैप प्लस के कैप, माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये ए क्रॉस बी है। और अब हम लिखेंगे फॉर्मूला की एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है। ए क्रॉस बी निकाल चुके तो उसका मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर। एक्स क्या होता है? आई कैप का गुणांक। तो एक्स तो यहाँ है ही नहीं, है नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो गया? 0। 0 का स्क्वायर करो 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं। प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई यानी जे कैप का गुणांक हो। यहाँ जे कैप का गुणांक क्या है? -1। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड कौन है? के कैप। के कैप का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? 1। अरे भाई के कैप को 1 के कैप लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 1 + 1 2 √2 और आगे लिख दिया हमने वर्ग इकाई। इंग्लिश में लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। भाई क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? अगर लंबाई अगर मीटर में होता तो हम लिखते क्या है? वर्ग मीटर। सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें ये नहीं पता लेंथ किस में है, तो हमने लिख दिया वर्ग इकाई। इकाई का मतलब लेंथ की जो भी यूनिट होगी, अगर मीटर में तो यहाँ मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर उसने बताया होता कि ए वेक्टर जो है इतने मीटर, बी वेक्टर इतने मीटर है, तो हम फिर वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर लिखते। सेंटीमीटर में होते तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते। वो हमें पता नहीं, तो हमने लिख दिया स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई। ये तो पहला फार्मूला हो गया। इसी का एक दूसरा भी याद होगा, वो भी प्रूव कराया था कि अगर कोई दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स हों, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है। यानी पहले आप ए क्रॉस बी निकालिए, उसका मॉड लीजिए, और जो मॉड है उसका आधा कर दीजिए, तब आपको उसका एरिया मिल जाएगा। और ये कर ही लेंगे ऐसे ही, फिर दो वेक्टर ए और बी दिए जाएंगे। भाई पहले ये निकाला, फिर इसका मॉड लिया, ये मॉड आ गया। अब अगर ये ट्रायंगल होता तो इसका एरिया क्या होता है? इसका आधा, यानी इस पर 2 से क्या कर देते? डिवाइड कर देते, तो ट्रायंगल का एरिया आ जाता। तो ये दो फार्मूले तो मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक, कि अगर कोई दो वेक्टर ए और बी किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो उसका एरिया जो होगा वो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होगा। ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स हैं तो उसका एरिया हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया आपने। इसके बाद देखिए, ये 4 फार्मूले हैं, इन पर बेस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हालांकि ये 4 फार्मूले हम लोग कुछ दिनों बाद एक चैप्टर में पढ़ लेंगे। रोटेशनल मोशन एक चैप्टर है, कुछ बुकों में रोटेशनल मोशन के नाम से है, और कुछ बुकों में डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़, यानी हिंदी में बोलेंगे तो दृढ़ पिंडों की घूर्णनगत, एक चैप्टर है। उसमें ये हम लोग सभी फार्मूले जो है पढ़ लेंगे। ठीक, लेकिन इस वेक्टर चैप्टर में भी इस पर बेस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो एक फार्मूला है टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, इसे पढ़ते हैं टाउ। ठीक, इंग्लिश में इसे बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। किसी बॉडी पर अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं,
और वो लगाया गया फोर्स उसको किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करने लगता है, तो हम कहते हैं इस फोर्स में टॉर्क है, इस फोर्स में बलाघूर्ण है। बलाघूर्ण माने बल में घूमनाने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी। ठीक, जैसे आपने दरवाजा है उस पर फोर्स लगाया, तो दरवाजे पर फोर्स लगाते हैं तो दरवाजा जो ऐसे कब्जा होता है उसके अबाउट ऐसे क्या होता है, रोटेट हो जाता है, घूम जाता है ऐसे। ठीक, कभी नट बोल्ट खोला और रिंच से ऐसे फोर्स लगाया तो वैसे घूम जाता है। ठीक, तो जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसका टॉर्क कितना है, उस बल में आघूर्ण कितना है, मैंने उसमें घुमाने की टेंडेंसी कितनी है, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। एफ तो आपको लगाया गया फोर्स है और आर जिस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाया है उसका पोजीशन वेक्टर होता है। कहाँ से, जिस पॉइंट के अबाउट जो है बॉडी घूमेगी उस पॉइंट के अबाउट, या आप कह सकते हैं जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना हो, ये भी बोल सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये कोई लकड़ी का कोई पटरा ऐसा है और यहाँ पे इसको कील से फिक्स कर दिया, कील ठोक दी इस पॉइंट के ऊपर, और इस पटरे पर पॉइंट पी पर हमने एक फोर्स ऐसे लगाया। फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, इस पॉइंट पी पर, और हमें इस फोर्स का इस ओ के अबाउट, क्योंकि जब हम इसको इस पर ऐसे फोर्स लगाएंगे तो इसी कील के अबाउट ऐसे क्या होगा, घूमने लगेगा, तो हमें इस फोर्स का ओ के अबाउट टॉर्क निकालना है, बलाघूर्ण निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले किस पर फोर्स लगाया, पी पर, इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। कहाँ से, जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, ओ के अबाउट निकालना है, तो ओ से इसको मिलाया ऐसे एरो बनाया, तो ये हमारा आर वेक्टर हो गया। अब आर वेक्टर कितना होगा, इसके लिए आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे, तो आप आर वेक्टर की वैल्यू नोट कर लेंगे। एफ वेक्टर दिया गया है, फिर आर क्रॉस एफ, ध्यान रखिएगा एफ क्रॉस आर नहीं होता, आर क्रॉस एफ। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको सही से फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, आगे को पीछे, पीछे को आगे नहीं कर सकते। डॉट प्रोडक्ट में कर सकते हैं क्योंकि वो क्रमविन्य नियम का पालन करता है, पर क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, एक पार्टिकल इसे सर्किल में घूम रहा है, तो उसमें दो तरह की वेलोसिटी होती है, एक होती है इसकी लीनियर वेलोसिटी और एक होती है एंगुलर वेलोसिटी। हिंदी में बोलते हैं रेखीय वेग और कोणीय वेग। तो वो रेखीय वेग को तो v से दिखाते हैं, जिसको हम लोग जनरली वेग कहते हैं, और एक कोणीय वेग भी होता है। तो उस रेखीय वेग और कोणीय वेग में ये रिलेशन होता है, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा वेक्टर क्या है, वो एंगुलर वेलोसिटी है, और आर क्या है, आर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो ये उस पार्टिकल का सेंटर के अबाउट पोजीशन वेक्टर है। जैसे कोई पार्टिकल इस सर्किल में घूम रहा है, इस सर्किल में घूम रहा है अगर, तो यहाँ पर जिस समय है तो उस समय आर वेक्टर ये हो जाएगा, और मान लीजिए v वेलोसिटी से घूम रहा है। ठीक, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन होता है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा वेक्टर आर वेक्टर दिया गया, v वेक्टर निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करके। ठीक, ऐसे ही j वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस पी। j वेक्टर, j क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। p क्या है, लीनियर मोमेंटम। j क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन होता है j इक्वल टू आर क्रॉस पी। ये सब लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन में रिलेशन है। देखिए अगर आप, तो ये कोणीय वेग रेखीय वेग में संबंध है, ये कोणीय संवेग और रेखीय संवेग। रेखीय संवेग आप जानते हैं ना, आपने पढ़ा है, संवेग किसे कहते हैं, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। P बराबर m इंटू v पढ़ा है ना, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, उसी को हम यहाँ रेखीय संवेग कह रहे हैं। ठीक, तो रेखीय संवेग और एक होता है कोणीय संवेग, उसमें रिलेशन होता है j इक्वल टू आर क्रॉस पी। ऐसे ही रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध जाना, तो ऐसे ही रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में, जैसे आप केवल त्वरण कहते हैं ना भैया, एक्सेलरेशन, उस एक्सेलरेशन को अब हम लोग यहाँ बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, वो a है, और एक आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो a इक्वल टू एल्फा क्रॉस आर, यहाँ r क्रॉस एल्फा नहीं है, एल्फा क्रॉस आर। बस फार्मूले याद रखिए, उसने r दिया, p दिया, क्रॉस प्रोडक्ट करके j निकाल लीजिए। समझ में आई बात? ठीक, कोई दिक्कत हो बताइए, सबकी समझ में आ गई बात? तो ये फार्मूले याद रखने हैं बस खाली आपको, और कुछ विशेष नहीं है। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ टाउ का। सवाल में कह रहा है कि एक पॉइंट 2,3,4 पर एक ये कोई पॉइंट है, इस पर एक फोर्स हमने लगाया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। इस पॉइंट पर ये फोर्स लगाया गया, तो कह रहा है इस फोर्स का हमें टॉर्क निकालना है ओरिजिन के अबाउट। किसके अबाउट? ओरिजिन के अबाउट। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0,0। तो फोर्स आपने इस पॉइंट पर लगाया है और टॉर्क हमें इसका निकालना है ओरिजिन के अबाउट। मान लो ये ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट 0,0,0। तो आप जानते हैं हमें आर वेक्टर चाहिए,
आर वेक्टर क्या होता है, जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया है और ये बी पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर कहाँ से, जिसके अबाउट निकालना है, जिसके परिता निकालना है। किसके परिता निकालना है, मूल बिंदु के परिता निकालना है। तो इसका पोजीशन वेक्टर मूल बिंदु से चाहिए, ऐसे मिला दीजिए और एरो लगा दिया। तो ये हो गया पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के अबाउट। क्योंकि इस बार कह रहा है मूल बिंदु के परिता बल का गुण निकालो, तो मूल बिंदु के परिता कह रहा है तो मूल बिंदु से पोजीशन वेक्टर ये हो गया। जो नहीं कि आप कोऑर्डिनेट वगैरह बनाएं, ऐसे रफ पे बना लिया करिए। अब आप इस आर वेक्टर की वैल्यू नोट कर सकते हैं। देखिए आर वेक्टर इक्वल टू हेड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट में से टेल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट घटाया, आई कैप से गुणा किया, प्लस हेड पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट में से टेल पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट घटाया, जे कैप से गुणा किया, प्लस 4 माइनस 0 वही जेड में से जेड घटाया के कैप से। ये लीजिए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये लीजिए आर वेक्टर आ गया। और अब हम लिख देंगे टाउ इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ के। तो टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट बना ली आई जे के। कोई दिक्कत तो बताइएगा, ठीक है। पहले आर लिखा है तो आर वेक्टर में देखिए आई कैप का गुणांक 2 है, जे कैप का कोफिशिएंट 3 है, के कैप का 4 है, कोफिशिएंट यानी गुणांक। और एफ वेक्टर जो है उसमें 2 1 और 2 है, 2 1 2। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना तो सिखाया ना, कर लेंगे। टाउ इक्वल टू, थोड़ा दूर से लिखते हैं, टाउ इक्वल टू आई कैप लिया। अब ये रो छूटेगी, ये कॉलम, सॉरी ये रो छूटेगी, ये कॉलम छूटेगा। आई जिस रो में उस रो को छोड़ा जिस कॉलम से, इसका मल्टीप्लाई 6 माइनस इसका मल्टीप्लाई 4, फिर माइनस जे कैप। अब ये रो छूटेगी, ये कॉलम छूटेगा, इसका मल्टीप्लाई 4 माइनस इसका मल्टीप्लाई 8 प्लस के कैप। अब ये रो ये कॉलम छूटेगा, इसका मल्टीप्लाई 2 माइनस इसका मल्टीप्लाई 6। कहीं कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक। मतलब वो आप उसको इग्नोर करेंगे, मेथड सीखना है, ठीक। वैसे तो मैं मिस्टेक होगी नहीं, मान लीजिए कभी हो जाती किसी क्वेश्चन में, ठीक। तो मेथड सीखना है हम लोगों को। 6 में से 4 जाएगा 2 आई कैप। होता है जब मैं अपनी क्लास पढ़ाता हूँ तो कभी कभी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होती तो सारे लड़के बैठे हुए हैं, 100 लड़का बैठा हुआ है, तो कोई ना कोई कहता सर यहाँ ये नहीं ये होगा, तो उसी समय उस मिस्टेक को करेक्ट कर लेते हैं, ठीक। पर ऐसे ऑनलाइन पढ़ाने में क्या होता है कि कोई बैठा तो है नहीं इधर कि अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो वो बोल दे सर ये इस जगह ये होगा, ठीक। तो इसलिए कभी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उसको आप इग्नोर करें, मैथड सीखें, ठीक। 2 आई कैप। अब 4 में से 8 जाएगा तो क्या होगा, -4 बचेगा और माइनस में प्लस हो जाएगा। 2 में से 6 जाएगा -4, तो -4 के कैप। आगे लिख दिया यूनिट। वैसे इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। अगर हमें पता हो कि फोर्स न्यूटन में और डिस्टेंस मीटर में है, तब नहीं पता तो आगे यूनिट लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये हमने इस फोर्स का ओरिजिन के अबाउट टॉर्क निकाल लिया। मान लो इसी में एक सेकेंड क्वेश्चन और जुड़ा हो। अब वो आपसे कहे इस फोर्स का मोमेंट 8.1, 2, 3 के अबाउट निकालिए। तो अब जिस पॉइंट के अबाउट निकालना उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 1, 2, 3, ठीक। तो ये कोई दूसरा पॉइंट है Q और इसके कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 है, इसके अबाउट निकालना है। तो क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया उसका पोजीशन वेक्टर, जिसके अबाउट मूवमेंट निकालना है वहाँ से, तो इस पर फोर्स लगाया तो इसका पोजीशन वेक्टर हमने यहाँ से खींच दिया। अब आर वेक्टर की वैल्यू नहीं नोट कर पाएंगे। अब क्या हो जाएगा, 2 - 1 आई कैप, 3 - 2 जे कैप और 4 - 3 के कैप। सॉल्व करके आर निकाल लीजिए और फिर ऐसे ही आर क्रॉस एफ कर लीजिए, टॉर्क निकल आएगा। इस बार इसी फोर्स का टॉर्क निकल आया 0.1, 2, 3 के अबाउट। समझ में आ गई बात आपको। तो ये हमने आपको वेक्टर प्रोडक्ट पे बेस क्वेश्चन कराए और उसके एप्लीकेशन बताए। इन पर बेस आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, ठीक है। वास्तव में वेक्टर चैप्टर मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है। अब वेक्टर चैप्टर के आप सभी सवाल जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ बुक्स में, कुछ में नहीं, लेकिन कुछ बुक्स में इसमें कुछ रिवर और बोट वाले क्वेश्चन दिए गए होंगे, कुछ रेन और अम्ब्रेला वाले सवाल दिए गए होंगे, नदी नाव वाले सवाल, छाते वाले सवाल। तो वो सवाल मैं अगले चैप्टर में कराता हूँ, इस वेक्टर में नहीं कराता हूँ। कुछ लोग वेक्टर में ही करा देते हैं, कुछ बुक में वेक्टर में दिया गया है, लेकिन जब अगला चैप्टर में पढ़ाऊँगा आपको स्ट्रेट लाइन मोशन,
सर ये नोट्स में तो इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन दिया गया है, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़ाएंगे, पहले स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ाएंगे। वैसे ये मान करके आपने स्ट्रेट लाइन मोशन थोड़ा बहुत 9-10 में पढ़ा है तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी चालू कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। देखते हैं अगले लेक्चर से क्या चालू करेंगे, मतलब जो भी चालू करना होगा। तो मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ वो सवाल मैं आपको स्ट्रेट लाइन मोशन में, जब रिलेटिव मोशन पढ़ाऊँगा आपेक्षिक गति, रिलेटिव मोशन पे ही बेस वास्तव में सवाल है, ठीक, तो उसमें कराऊँगा, ठीक। बाकी आप सारे सवाल लगा सकते हैं, ठीक, इसके घर में ट्राई करिए, ठीक। अच्छा एक और पॉइंट देख लीजिए, मान लीजिए कि ये 3 वेक्टर ए, बी और सी ये हमने बोर्ड एक ही प्लेन पर बना दिए बोर्ड पर, तो इसका मतलब ये क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है। कोप्लेनर किसे कहते हैं, जो वेक्टर एक ही प्लेन में हो, तो तीनों बोर्ड के तल पे है। अब आप जानते हैं इनमें से किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, या कह सकते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर हैं। तो अगर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट देखें, यानी ए क्रॉस बी, तो जो ए क्रॉस बी वेक्टर होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा ऐसे। और बोर्ड के परपेंडिकुलर होने का मतलब कि इस वेक्टर सी के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि सी तो इसी बोर्ड में है। ऐसे ही बी और सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो बी और सी के परपेंडिकुलर होगा, यानी ऐसे, तो वो ए के भी तो परपेंडिकुलर होगा ना। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इनमें से किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे ए क्रॉस बी या बी क्रॉस सी या सी क्रॉस ए, ये जो वेक्टर है ये ए क्रॉस बी आता है, दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक नया वेक्टर आता है। जैसे यहाँ देखिए क्रॉस प्रोडक्ट किया आर क्रॉस एफ, तो ये टाओ एक आया कि नहीं आया नया वेक्टर। तो ये जो वेक्टर होगा ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, वो सी वेक्टर जो तीसरा बचा उसके परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, भाई इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये हुआ तो वो इसके परपेंडिकुलर होगा। ऐसे बी क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो बी और सी जिस प्लेन में है, यानी बोर्ड के प्लेन में, उसके परपेंडिकुलर होगा। तो बोर्ड के लंबवत होगा तो ए के भी तो लंबवत हो गया ना, क्योंकि ए तो बोर्ड में ही है, ठीक है, तो ये ए के परपेंडिकुलर होगा। ऐसे सी क्रॉस ए जो होगा वो बी के परपेंडिकुलर होगा। तो चूंकि ये और ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, इसलिए इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, सी का डॉट प्रोडक्ट अगर हम ए क्रॉस बी के साथ निकालें तो वो 0 आएगा, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो 0 होता है। ऐसे यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी 0 होगा, ऐसे ही यहाँ पर बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए 0 होगा। तो ये 3 वेक्टर के कोप्लेनर होने की कंडीशन होती है, इनमें से कोई भी आप लगा सकते हैं। किन्हीं दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये तीनों वेक्टर जो है ये एक ही प्लेन में हैं, ये कोप्लेनर हैं, ठीक है। तो किन्हीं 3 वेक्टर के कोप्लेनर होने की कंडीशन क्या है, किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट अगर तीसरे वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू जो है वो 0 आ रही है तो वो कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। तो हम इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि 3 वेक्टर, ये नोट्स में नहीं लिखा होगा तो आप इसको ऐसे पॉइंट डाल के लिख सकते हैं कि अगर 3 वेक्टर ए बी सी जो है वो कोप्लेनर होंगे, कब, जब ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर क्या होगा 0, ठीक, या सी डॉट ए क्रॉस बी बराबर 0। डॉट प्रोडक्ट में तो किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं ना। तो ये हो गया आपका, ठीक। तो बस वेक्टर मैंने ख़त्म कर दिया है, आप इसके सवाल लगाइए और जो ना आए वो आप हमसे पूछ सकते हैं, पूछिए हमसे। सबकी समझ में आ गई बात, ठीक। और ये मैंने आपको पहले महीने का कोर्स जो है, जो 1 मंथ में मैं ख़त्म करता हूँ, 1 मंथ में शुरू में मैं 3 चैप्टर ख़त्म करता हूँ, डायमेंशनल एनालिसिस, एरर और वेक्टर। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिजिक्स सीखने के लिए आपको वेक्टर आना ही चाहिए। आप आगे देखेंगे कि बगैर वेक्टर के कुछ नहीं होता, ठीक। इसीलिए वेक्टर मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा लेता हूँ आराम से, ठीक। तो ये 1 महीने का काम मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद में, ठीक है, सेकेंड मंथ का कोर्स क्या होगा, सेकेंड मंथ में मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाऊँगा, ठीक, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ाऊँगा। इसके अलावा आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाएंगे और फ्रिक्शन पढ़ाएंगे। ये 4 चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन। ये इतने चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगा नेक्स्ट मंथ में, ठीक। तो इसमें, ठीक है, किसी को अगर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो वो 1 सितंबर को आकर के कोचिंग में एडमिशन ले सकता है। मिलने की टाइमिंग मेरी शाम को, मैं कोचिंग में 5 to 7 PM मिलता हूँ। जिसको ऑनलाइन के लिए एडमिशन लेना हो वो एडमिशन ले सकता है, ठीक। बाकी
अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पे पढ़ाई करते रहिए, ठीक। और ऑनलाइन जो मेरी क्लासें होती हैं उसको पढ़ने के लिए सेकेंड मंथ के कोर्स के लिए, ठीक है, आप आ सकते हैं, ठीक, पढ़ाई अपनी कर सकते हैं, ठीक है। 1 सितंबर और 2 सितंबर सिर्फ 2 दिन मैं एडमिशन लूँगा, उसके बाद फिर पूरे सितंबर मंथ में कोई एडमिशन नहीं होगा। फिर मैं 1 मंथ में जब मैं एडमिशन चालू करता हूँ, ठीक, तो उसके बाद बीच में मैं एडमिशन नहीं लेता हूँ, ठीक। तो सितंबर में 1 और 2 2 दिन आके आप एडमिशन ले सकते हैं, इसके बाद फिर सितंबर में कोई एडमिशन नहीं होगा। खैर, ये तो आपने पढ़ाई है, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने बड़ों का ख्याल रखिए। थैंक यू।